नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने खुली धमकी दे दी है मोदी सरकार को। उसके सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष सहयोगियों को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान से ये कहा है कि वो अगर धर्मनिरपेक्ष हैं तो इसका सबूत पेश करें। और सबूत कैसे पेश करें? उन्होंने कहा है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार लेकर के आ रही है, इसको वो पारित ना होने दें। और अगर ये पारित होता है तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही इन एनडीए के धर्मनिरपेक्ष सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष दलों के नेताओं की भी होगी। ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली में जो स्थित है, वहां पर जमावड़ा था। हजारों मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई दूसरे मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। कई प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें मोदी सरकार से कहा गया कि जो ये वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, इसमें गैर मुस्लिम को जो कमेटी है उसमें शामिल ना किया जाए और जो जेपीसी का गठन किया गया है वो भी केवल और केवल मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम संस्थाओं से ही बातचीत करे। यहां तक धमकी दी गई है वक्ताओं के द्वारा कि इनकी नजर चूंकि मदरसों पर है और बुरी नजर है, तो मदरसों को छेड़ने की कोशिश ना करें, मस्जिदों को छेड़ने की कोशिश ना करें। जो मस्जिदें कई सौ साल पुरानी हैं और जो मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों को अगर ख़त्म किया गया तो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और ये धरती भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की धमकी दी गई है। और ये कहा गया है कि बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं इस देश में जिनके कोई दस्तावेज नहीं है, यानी ज़मीनों के दस्तावेज नहीं है। वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई हैं। बस यही प्रमाण है। ये कहा गया कि मोदी सरकार मुसलमानों की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के ये वक्फ संशोधन बिल लेकर के आ रही है और इनकी निगाहें मुसलमानों की संपत्ति पर है, जमीन जायदाद पर है और इसको हम सहन नहीं करेंगे। ये जो जमावड़ा रहा है, जिसके कुछ विजुअल भी अब आ गए हैं, जिस तरह से वहां पर मौलाना अरशद मदनी ने भाषण दिया है, भड़काऊ भाषण दिया है, और जो जमावड़ा है जरा उस पर भी एक नजर डालिए। खड़े हो, चलते रहो, उधर चलो, उधर चलो। ये इतनी भीड़ जुटाने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद है सीधे सीधे मोदी सरकार को धमकाने का, अपनी शक्ति दिखाने का। और शीतकालीन सत्र जो 25 नवंबर से आहूत किया गया है, उसमें अमित शाह से लेकर के दूसरे मंत्री ये संकेत दे चुके हैं, बल्कि घोषणा कर चुके हैं कि इसी संसद सत्र में, शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पारित किया जाएगा। बल्कि अमित शाह ने तो कहा है कि कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। ऐसे में जो ये आपके जमीयत उलेमा हिंद के लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं,
और जो अलग-अलग मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए चेहरे हैं, उनकी परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने कहा है कि जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, इसमें सिर्फ इतना किया जा रहा है कि पारदर्शिता हो, जितनी भी वक़्फ़ के पास में संपत्ति है, वो निगमित हो, चिन्हित हो, उसका पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर हो और तमाम दूसरे जो हैं उसमें व्यवस्थाएँ की गई हैं। जो लोकल आपकी बॉडीज़ हैं प्रशासन की, उनके प्रतिनिधि हों, इसके अलावा दूसरे समुदायों से भी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, गड़बड़ियों, घोटालों की सूचनाएँ मिल रही हैं। वक़्फ़ ने ऐसी ज़मीनें भी कब्ज़ाई हुई हैं, जिन पर उसका कोई हक नहीं बनता है। जिन ज़मीनों से संबंधित दस्तावेज़ उसके पास नहीं हैं। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी का बयान हमने और आपने सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब वो अकेले उत्तर प्रदेश में ही वक्फ बोर्ड के पास 1,23,000 संपत्तियां हैं, लेकिन 1,12,13,000 संपत्तियों का उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। तो वो सारी संपत्तियां जो हैं, वो सारी जमीनें उसके हाथ से छीन ली जाएंगी, निकल जाएंगी। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, बिहार हो, दूसरे तमाम प्रदेशों में यही हाल है। 3 ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनके पास देश में सर्वाधिक ज़मीनें हैं। एक रेलवे के पास, एक सेना के पास और तीसरे वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन वक्फ के पास जो संपत्तियाँ हैं, इनके कब्ज़े में पूरे गाँव के गाँव को इन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर रखा है। अभी हाल में तो निर्लज्जता की सारी सीमाएँ पार कर दी जब इन्होंने कहा कि जहाँ पर ये पार्लियामेंट बनी हुई है, ये ज़मीन भी इनकी है। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी कांग्रेस सरकारों ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को मनमोहन सरकार ने हस्तांतरित कर दी थी। वो तो बाद में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसमें से बहुत सारी संपत्ति, बल्कि अधिकांश संपत्ति वापस अधिग्रहित की गई है, सरकार में मिलाई गई है। जो ये सम्मेलन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, अपनी ताकत दिखाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए और जो सरकार के इरादे हैं और जिस तरह का एक्चुअल में दबाव सरकार के ऊपर भी है कि भई ये जो अतीत में तुष्टीकरण की नीति के तहत तमाम गड़बड़ियां की गई हैं, तमाम घोटाले किए गए हैं और बहुत बेशकीमती ज़मीनें भी इनको अर्पित कर दी गई हैं, इनको ख़त्म किया जाए। बल्कि बहुत सारे लोगों का तो कहना ये है कि वक्फ बोर्ड में, वक्फ अधिनियम में संशोधन ना किया जाए, ये ख़त्म किया जाए पूरी तरीके से, ये कानून ही ख़त्म किया जाए, वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म किया जाए। तो वो तो अभी सरकार करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसने ये प्रतिबद्धता दिखा दी है कि शीतकालीन सत्र में ही हम इसे पारित करेंगे। पिछले संसद सत्र में इसको पेश किया गया था, संभवतः 8 अगस्त को पेश किया गया था और उसके बाद एक जेपीसी को इसको सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी का चेयरमैन जगदम्बिका पाल को बनाया गया और वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, लगातार दौरे भी कर रहे हैं, अलग-अलग संस्थाओं और अ, सभी पक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया है। अब आप पेशबंदी की इनकी हालत देखिए क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 3 करोड़ 63 लाख
ईमेल उनके पास आई हैं वक्फ विधेयक जो संशोधन बिल है उसके खिलाफ। और अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा मेल उनके पास आई हैं तो फिर सरकार इसकी तरफ ना देखे और इन संशोधनों को अनदेखा करे, यानी अपना इरादा बदल दे। ये क्यों तड़फड़ा रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि अरबों रुपए की संपत्ति पर एक तरीके से ये अवैध कब्जे किए बैठे हैं। और जब पूरा ऑनलाइन जमीनों का ब्यौरा आएगा, तमाम संशोधनों के अनुसार जब कार्य क्रियाकलाप शुरू होंगे तो उसके बाद ये बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए अभी से प्रेशर बनाया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने ये घोषणा की है कि हम बहुत जल्दी पटना में एक सभा करेंगे, और पटना में तो बल्कि 24 नवंबर को उन्होंने एक सभा करने की और मुसलमानों को इकट्ठा करने की घोषणा की है। और ये भी कहा गया है कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये अभी तक भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, खंडन भी अभी नहीं आया है। हालांकि एक ही दिन पहले इसी जमावड़े में इन्होंने ये ऐलान किया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि या तो नवंबर के आखिर में या दिसंबर में किसी समय हम आंध्र प्रदेश में भी 5 लाख मुसलमानों की एक जनसभा करेंगे, और हम चाहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू उसमें शामिल हों। वैसे जो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इन्होंने जमावड़ा किया है, शक्ति प्रदर्शन किया है, इसमें भी चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। इनकी पार्टी के टीडीपी के जो उपाध्यक्ष हैं नवाब जान, उनको चंद्रबाबू नायडू ने भेजा था। और इन लोगों का ये कहना है, यानी जो जमीयत उलेमा हिंद हैं, कि साहब नवाब जान हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो आक्रोश है, इससे जाकर के अब चंद्रबाबू नायडू को अवगत कराएंगे। इनका कुल मिलाकर के जो प्रयास है या योजना है या साजिश है, वो ये है कि अगर मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पारित कराने पर एडामेंट ही रहती है, तो ये नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर इतना प्रेशर बना दें, चिराग पासवान पर इतना प्रेशर बना दें कि वो इस संशोधन विधेयक को पारित ही ना होने दें। तो ऐसे में सरकार भी गिर सकती है। और जब हम सरकार के गिरने की बात करते हैं या उसको गिराने की साजिश रचने की बात करते हैं, तो आप फिर सहज ही अंदाजा लगाइए कि एक्चुअल में इनके इरादे क्या हैं और इन इरादों के पीछे छुपे हुए हाथ किन किन के हो सकते हैं। कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद से ही नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं या उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं? वो सारी ताकतें मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, प्रसन्नल्लाह बोर्ड और इन तमाम ताकतों के पीछे हैं। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये वो ताकतें हैं जो देश के भीतर भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी हैं, और जो देश के बाहर भी हैं, जो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही गति से वो आगे बढ़ता रहे। इसलिए कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। और जब से ये सरकार बनी है तब से यही कोशिशें हो रही हैं। जब सरकार के
गठन के लिए इन दोनों के समर्थन की दरकार थी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। उस समय भी जरा याद करिए किस तरह का माहौल पार्लियामेंट के बाहर भी बनाया गया था, पार्लियामेंट के अंदर भी बनाया गया था। और यहां तक दावे किए गए थे कि ये तो कमजोर सरकार है, ये तो अल्पमत की सरकार है, ये तो कभी भी गिर जाएगी। हालांकि सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से संसदीय दल का नेता चुना गया, भारतीय जनता पार्टी के भी और एनडीए के भी, तो चंद्रबाबू नायडू ने भी और नीतीश कुमार ने भी ये कहा था नरेंद्र मोदी से कि हम मजबूती से आपके साथ खड़े हुए हैं। जो पिछला बजट पेश हुआ है, यानी नई सरकार का जो पहला बजट पेश हुआ है, उसमें आंध्र प्रदेश के लिए भी करीब 15,000 करोड़ का पैकेज मोदी सरकार ने दिया था और बिहार के लिए तो करीब 58,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था। तो उस समय कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने घेरने की कोशिश की थी मोदी सरकार को और ये कहा था कि इन दोनों को साथ बनाए रखने के लिए, इनके मुंह बंद रखने के लिए और सरकार को 5 साल चलाए रखने के लिए ये एक तरीके से उनको भी स्पेशल पैकेज दिए गए हैं। जो भी है, इस समय स्थितियां परिस्थितियां अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। इसके पीछे की ताकतों को भी, उनके इरादों को भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इस समय झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होना है झारखंड में 2 चरणों में और 20 नवंबर को एक ही चरण में महाराष्ट्र में। अगर आप मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें करेंगे और इस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के द्वारा, तो इसका क्या रिवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इसका अंदाजा शायद इन लोगों ने अभी लगाया नहीं है। हरियाणा में एक चूक कर चुके हैं और अब वही गलती ये झारखंड और महाराष्ट्र में भी करने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।